नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित पीर सर और सच मानिए जो आरफा खानम शेरवानी रो रही है ना, वो जियोपॉलिटिकल के एनालिसिस नहीं करती है, उसका काम अलग है। वो ज़ोरान ज़्यादा बेटर करती है। लेकिन नया वर्ल्ड ऑर्डर तो बन रहा है और वो दिख रहा है पूरी दुनिया जिस प्रकार से जा रही है। ऐसे सिचुएशन में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई आप क्यों चले गए इजराइल घूमने? ये देखिए क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। हालांकि अभी थोड़ी दूर पहले बॉर्डर पे पाकिस्तान ने मिसाइल मारी काबुल वगैरह में और वहां भी जो है मासूम बच्चे ही थे। लेकिन वो डेफिनेशन समय के साथ बदलता रहता है। पर हम मोदी जी पर टिके रहेंगे। सर, वेलकम टू द शो। कैसे देखते हैं मोदी जी के विजिट को और जिस प्रकार से जयराम रमेश खुले में आलोचना कर रहे हैं कि भाई मोदी जी भी अपराधी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे और शो पे बुलाने के लिए आभार। और सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार और साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का भी शुभारंभ करेंगे। देखिए, अगर कोई हिंदू हृदय सम्राट था, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे जी, ऐसे कई सारे हीरो, महाराजा, कई सारे महाराज हुए, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, कई सारे ऐसे हीरो है जिन पे सनातन को गर्व था और होना भी चाहिए। अगर मैं आज के युग में किसी को ऐसा हीरो मानता हूं, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो सनातन और मां भारती की आन बान शान के लिए इजराइल चले गए। इजराइल ऐसा देश है अभिषेक तिवारी जी, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमें वेपन्स दिए हैं, और ये वही लोग हैं जो आज मोदी की बदसना कर रहे हैं। एक बात याद कीजिए, इजराइल के मंत्री मोसे दयान आए थे, मिसेस गांधी से मिले, बोले मैडम हमें आप ड्रिलिंग दो, मैं कोहुटा को उड़ा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, मेरे जहाजों को तेल दे दो मात्र, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं बनेगा। मिसेस गांधी ने क्या कहा? नहीं भैया। एक और हमारे थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने तो फोन कर दिया पाकिस्तान, ये रॉ ये कर रहा है, ये देखो रॉ के एजेंट कहाँ का है, सबको मरवा दिया। नाम लेना जरूरी नहीं, सब जानते हैं कौन है। सही बात। अब वो जो प्रकरण यहां चला था, आप बताइए, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म होता है उस दिन हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, पर 1992 में हमने एम्बेसी एस्टैब्लिश की। क्यों? किससे डर लग रहा था? किससे डरता था भारत? और ये सृष्टि की उत्पत्ति ऐसी थी कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म होता उसी दिन रिलेशन उत्पन्न हो, मतलब एस्टैब्लिश होते। और फिर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो 60-70 साल बाद इजराइल जाते। क्यों जाते हैं? तब तक और कोई इतने प्रधानमंत्री आ गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, डरते थे, घबराते थे। और आज मैं छाती ठोक के एक बात कहूंगा, शायद हमारी सरकार ना कह पाए, पर मैं तो कह सकता हूं। देखिए, मैंने हर YouTube चैनल पे, हर टीवी चैनल पे बिल्कुल दिल खोल के कहा, और आपके चैनल पे भी वही कहने वाला हूं। मुझसे पूछा गया, मोदी जी क्या मिशन क्या है? MOU है, एग्रीमेंट है? मैंने कहा भाई देखो, जो मोदी जी का मिशन है वो एक बिल्कुल मां भारती का ऋण उतारना है, सनातनियों का गौरव गान करना, सनातन का नाम ऊंचा करना। कह रहे कैसे? मैं कहा जो आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा है उस पर आपत्ति आने वाली, एक निर्णायक युद्ध होने वाला, एक भयंकर युद्ध होने वाला है, ये हम सबको पता था। और मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, ये युद्ध होके रहेगा, कोई डिप्लोमेसी इस युद्ध को नहीं हो सकती, ये सभ्यता की लड़ाई है। अगर कुछ लोग मानते हैं यहूदों को मारना है तभी कयामत आएगी, कुछ लोग मानते गजवाए हिंद करना है तब कयामत आएगी। भाई आपके मजहब में कुछ भी लिखा हो, आप और हम मरने कटने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना। अब कुछ लोगों को ये भ्रम था, और ये युद्ध जो है सभ्यता की लड़ाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, अगर हम इसको इंग्लिश में बोले, ये होना तय था। कोई नेगोशिएशन, कोई डिस्कशन इसको नहीं रोक सकता। अब जब ये युद्ध होना तय था, दुनिया भर के नेता तिवारी जी नहीं जाते इजराइल, भागते इजराइल से। इजराइल कौन जा रहा था? अमेरिका के मार्को रूबियो और कुछ अमेरिका के नेता, और कोई नहीं गया इजराइल। वैसे में भारत का शूरवीर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, वहां के पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, वहां की जमीन पे खड़े होकर एक सेंटेंस बोला उन्होंने, इंडिया इज विद इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर, हम आपके साथ अब है और आने वाले समय। यानी कि भारत ने अपना साइड चुन लिया, भारत ने अपना निर्णय कर लिया, भारत ने अनाउंस किया। अगर आरफा खानम शेरवानी या जयराज रमेश जी को समझ नहीं आता अंग्रेजी, इतनी अंग्रेजी तो बड़ी बेसिक सी है, गूगल से ट्रांसलेट करवा लेते। मोदी जी ने छाती ठोक के इजराइल की जमीन पे अपना मोटिव, अपना मिशन अनाउंस कर दिया। इसके बाद कोई दाएं बाएं की बात नहीं है, वी हैव चोजन अवर साइड। जब बजट की बात आई, हमने छबार पोर्ट पे चवन्नी नहीं लगाई। ये वही खमेनी था जो कह रहा है कि भाई मुसलमानों के साथ कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वही खमेनी था। और याद रखिए,
याद रखिए, अगर यहूद नंबर 1 टारगेट है, हनूद नंबर 2 या नंबर 3 टारगेट है। ऐसा नहीं है हनूद रडार से बाहर है, बस आपकी प्रायोरिटी थोड़ी नंबर 1 यहूद की है। भाई एक बार बताओ, ये आज ये क्या विडंबना है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक मुसलमान मुल्क तुर्किया यूरोप का, एक मुसलमान मुल्क अजरबैजान वेस्ट एशिया का, एक ये चिमगादड़ चीनी, और पाकिस्तान तो था ही खैर, और 2 मुल्क ऐसे थे जिनके बारे में जनरल द्विवेदी सामने नहीं बोला, 2 मुल्क और भी थे, नाम नहीं लूंगा। मैं आपको बताता हूं, एक मुल्क ईरान था, एक मुल्क कतर था जिसने कोऑर्डिनेशन की। ईरान का हथियार यूज किया गया, ताकि भारत नहीं कहता, जो भी कारण है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मुझे बताइए, जब तुम मुसलमानों का टपरा हमारे बॉर्डर पे लाओगे और सोचोगे हिंदुओं को दबाएंगे, गजवा हिंद करने में पार्टनर बनेंगे, आज अगर हम अपने भाई यहूदियों के पास गए, आज हमारे, और मोदी जी ने एक बात बोली थी तिवारी जी, 2000 साल से संबंध, अरे इस्लाम 1400 साल का है, अब तुम हमें डिक्टेशन दोगे, क्या करोगे? तुम हिंदुओं को बताओगे क्या करोगे, मेजॉरिटी को बताओगे क्या करोगे, मोदी को बताओगे क्या करोगे? जो तुमने करना था कर लिया ना। मिसेस गांधी को पूछा तो था, मैडम रिफिलिंग दे दो, कहोटा उड़ा देंगे, नहीं उड़ाया ना। इतिहास में आपका नाम लिखा गया, और इतिहास में मोदी का भी नाम लिखा गया है। दुनिया का एक ऐसा लीडर जो गया, जिन्होंने हमास का नाम लिया, जिन्होंने जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ, सबसे पहले मोदी जी ने ट्वीट किया और कंडेम किया, और आज भी उन्होंने कहा कि भाई मेरी इजराइल से दोस्ती। और बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने आज तक किसी लीडर को भाई नहीं कहा, किसी को नहीं कहा भाई, उसने कहा मोदी मेरा। अगले दिन ऐसे ही नेहरू जैकेट, अपनी मोदी जैकेट लगा के घूम रहे थे। और बेंजामिन नेतन्याहू की अगर आप आंखें पढ़े, देखिए जियोपॉलिटिक्स में लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर अगर आपको बॉडी लैंग्वेज और आंखें पढ़नी आती है, उसकी आंखों में यहां तक आंसू थे। और अब आप पूछेंगे, लोग जानना चाहेंगे मोदी वहां क्या करने गए थे? एग्रीमेंट करने गए थे, व्यापार करने गए? नहीं, ये नहीं गए थे। देखिए, ये जो लड़ाई हो रही है, एक निर्णायक लड़ाई, इसमें इजराइल का नुकसान होगा, इसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा। अब ये भी पूरी संभावना, पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल का बहिष्कार कर दे, पूरा संभावना कि इजराइल पे एक और अटैक कर दे। पहले भी अरब स्प्रिंग वाले अटैक के बारे में आप जानते ही हैं। इसके फलस्वरूप भारत ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। 16 एमओयू एक विजिट में, 27 एग्रीमेंट, 42 पेज का आपका व्हाट यू कॉल दिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन, 42 पॉइंट का इतना बड़ा एमओयू, इतना डिक्लेरेशन हमने आज तक किसी के साथ एक विजिट में नहीं किया। इसके आसपास रशिया के साथ किया, जो हमारा सदियों का पार्टनर है। अब इससे क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है तिवारी जी, अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एश्योरेंस दे दी, ये मिलिट्री एश्योरेंस है, मैंने तुम्हें दे दी। अब इजराइल को चाहिए था एक इकोनॉमिक एश्योरेंस। कल को 19-20 हो, मैं इकोनॉमी किसके साथ अलाइन करूं? आज मोदी जी ने वो इकोनॉमिक एश्योरेंस दिया है। जब यही मोदी जी वहां थे, जो इजराइल के लोग यहाँ थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जो एफटीए नेगोशिएट करने आए थे, कि ये इजराइल के लिए जरूरी कि हम अपनी इकोनॉमी भारत के साथ मिलाएं। कि जब हमारी जरूरत थी, तुमने हमें हथियार दिए, तुमने हमें सैटेलाइट इंटेल दिया, तुमने हमें सब दिया, अब तुम्हारी जरूरत है, हथियार तुम्हारे पास है, पर व्यापार, आर्थिक सपोर्ट हम तुम्हें देंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। तो ये मोदी ने वहां किया, और ये मोदी के करने की हिम्मत थी। इसलिए ये इनको भी समझ आता है, इन्हें सब समझ आता क्या है, पर ये बोलना नहीं चाहते। इनकी हालत खराब है कि ये हिंदू प्रधानमंत्री कहां से इतना आया, सनातनी जिसमें इतनी हिम्मत हो गई। एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, बोला भाई ये जो 2 स्टेट की बातें करते हैं ना, और ये पीस की बातें करते हैं, बोला ये सब अपने देश में छोटी छोटी इस्लामिक माइनॉरिटियों से डरते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर 2 स्टेट को ना, पाकिस्तान का 2 स्टेट कर तो दिया आपने, हो गया सोल्यूशन, हो गई शांति? नहीं हो गई शांति। भाई 95% मुसलमानों ने वोट किया था पाकिस्तान जाना, गए 33%, जमीन ज्यादा लगे, पैसा ज्यादा लगे, यहां रह गए। अब यहां छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए। सवाल ये है कि आप एक मानसिकता से लड़ रहे हो, नहीं तो बताओ अभिषेक जी, ये आपका इजराइल, ये आपका ईरान, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, न जर की लड़ाई, न जमीन की लड़ाई, न जोरों की लड़ाई। लड़ाई किस पे है? कयामत लानी है, तुम्हें मारना। भाई सीधी सी बात है, हिजबुल्लाह के चार्टर में लिखा, खमेनी कई बार बोलता है इजराइल को खत्म करना, यहूदियों को मारना, बम बनाना है। जब से पिछले लगभग 50 साल से गद्दी में बैठे, बम धमाका, आज इसको मारो, आज इसको मारो, आज यहां जहाद करो, आज छोटा जहाद करो, आज बड़ा जहाद करो। अगर इस सब को दरकिनार करते हुए भारत की माँ का एक सपूत वहां जाता है और भारत का गुणगान करता, भारत का तिरंगा रोशन करता, 56 इंच की छाती दिखाता, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है भैया? तुम्हें नहीं पता जयराम रमेश जी वो क्या करने गए? अरफा को नहीं पता क्या करने गए? साफ बोला ना। एक और को तकलीफ हुई है, अंग्रेजी बोलने वाले इस बार सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं, नाउ द शेयर स्टुपिडिटी ऑफ नरेंद्र मोदी's visit to Israel and his hug for warmonger
नेतन्याहू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग इतनी दूरी पर इतना बेचैन है, भारत के अंदर उमेश कोल्हे, कन्हैया लाल, बगल में बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, इन सब मुद्दों पे सर चुप्पी होती है। आखिर एक ना एक दिन निर्णायक तो भारत के प्रधानमंत्री है, चूंकि मोदी जी सर, तो एक ना एक दिन भारत के प्रधानमंत्री को स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा अपने देश के लिए। कब तक हम सेकुलरिज्म के आड़ में स्टैंड ना ले पाए सर? सेकुलरिज्म नहीं, सिक्युलरिज्म, SICK। ये सेकुलरिज्म SICK बन गया, सिक्युलरिज्म हो गया ये। देखिए, अगर आपको लगता है हिंदुओं की सभ्यता गुलाम रहेगी, हिंदू जजिया देगा, भारत की सीमाएं कमजोर रहेगी, ताकि आज अब्दाली आएगा, कल गजनी आएगा, परसों गोरी आएगा, वो टाइम गया। भारत की सीमाएं इतनी मजबूत है, जो आएगा हमसे चूर चूर कर देंगे, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर कोई यहाँ आए, कब्रें सबकी यही बना देंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हिंदू जजिया नहीं देगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और अब हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है। इस हिंदू के जागृत और संगठित हिंदू से ने डर लगता है। ये मोदी इनके लिए ऐसा फियास्को है, ऐसा समुंदर है जिसका इन्हें अंत नहीं दिखाई देता, ऐसा पहाड़ है जिसका इन्हें सिरा नहीं दिखाई देता, ऐसा बड़ा शून्य है जिसमें ये खो जाते हैं। अब मैं एक बार बताइए, जो यूरोप के साथ डील हुई, यूरोप के साथ आपने $10 ट्रिलियन का मार्केट खोल दिया, अमेरिका के साथ आपने 40 ट्रिलियन का मार्केट खोल दिया। आपकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, 4.25 ट्रिलियन की, 40 ट्रिलियन का मार्केट खोल दिया। आज आपकी आर्मी नंबर 3rd रेटेड है दुनिया में, आपको सुपर पावर एशियन पावर इंडेक्स मानता है, आपको इजराइल कहता सुपर पावर नहीं, जाइगेंटिक पावर कहता। आज भारत से दुनिया में किसी की टकराने की हिम्मत नहीं। ट्रंप हो, पुतिन हो, सब भारत से दोस्ती चाहते हो। इजराइल हो, ये आपका फ्रांस हो, जर्मनी हो, कौन सा ऐसा देश हो, UAE हो, मोरक्को हो, इवन मुसलमान मुल्क भी आपसे दोस्ती चाहते। बाकी जिनको पाकिस्तान की राह चल रहा है, जिनको इस्लामिक नेटो बनाना, उनको स्वागत है, जाके बनाओ। मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे दरवाजे पे 4 मुसलमान मुल्क लेके आ जाओगे और हम चुपचाप बैठे रहे? क्या हिंदू इतना कायर है कि अगली बार भाई 12 लाना 13 लाना? वैसे ना वो सिस्टम रहा कि एक गाल आगे करो, दूसरा गाल आगे करो, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। आज हम घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं। और आज अगर मैं खुल के बोलूंगा, अगर अजरबैजान यहां तक आएगा, हम आर्मेनिया को हथियार देंगे। अगर तैयब अर्दोगन को लगता है वो कराची में जहाज खड़ा करेगा, तो हम ग्रीस और साइप्रस को हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, और देनी चाहिए, खुल के देनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, हथियारों से आप कमाते नहीं, हथियारों से आपका वर्चस्व बनता है, और वर्चस्व बनाने के लिए हथियार की जरूरत बहुत जरूरी है, और भारत ये कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत है, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते कि आने वाले 5 सालों में हमें नंबर 5th आर्म्स एक्सपोर्टर बनना, अभिषेक भाई, हथियारों से पैसा नहीं कमाता आदमी, हथियारों से रुतबा कमाया जाता है, वर्चस्व कमाया जाता है। देखिए, आज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप में हिम्मत है, आप जिंदा रहोगे। अगर आप में हिम्मत नहीं, आप जिंदा में नहीं रहोगे। हमने 600 साल तक जजिया क्यों दिया? हमने इतना भारत का हिस्सा क्यों खोया? हिंदू कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर थे। अब उस मानसिकता को छोड़ रहे, हम अपने मित्र को आइडेंटिफाई करें, जिसको तकलीफ होती हो। दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क है, 150 क्रिश्चियनों के मुल्क है। आपके लिए पूरी दुनिया खोली है जनाब, जहां मर्जी जाना जाइए। और अफगानिस्तान तो कह रहा है, अफगानिस्तान का ऑफर है, कह रहा है जिसको यहाँ आना पासपोर्ट देने को तैयार है, पूरा शरिया से चलता। औरतों को स्कूल नहीं दिया जाना जाएगा। हाँ, औरतों की मार पिटाई तब तक जायज है जब तक हड्डी ना टूटे, तब तक कोई कहना, तब तक तो कुछ नहीं पता, ऐसे थोड़ा बहुत ये रोटी जल गई थी इसलिए। तो अगर जिनको ऐसा शरिया चाहिए, अफगानिस्तान खुलना है ना, किसने रोका? भाई 150 मुल्क है, वहां जाइए। और ये वरदराजन साहब को, इनको एक बोलिए, भैया ऐसा है, जिस दिन तुम मोदी जी के नाखून, पैर के नाखून जितने हो जाओगे ना, उस दिन मोदी पे कमेंट करना। तू पहले एक RWO का इलेक्शन जीत के दिखा दे। मैं म्युनिसिपैलिटी भी नहीं कह रहा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, सिद्धार्थ वरदराजन जो झूठा किसान आंदोलन के नाम पर झूठा ट्वीट करके भारत के अंदर सिविल वार कराने का प्रयास करने वाला आदमी, सर, जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और भारत में भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल रहे हैं, वहां पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान में भी, यहां भी तो आपको और हमको एक साइड चुनना ही है। हमारा साइड तो ऑब्वियस, बिल्कुल। देखिए हमारा, जी देखिए, अफगानिस्तान ने भी एक टिप्पणी की। अफगानिस्तान ने बोला हमारे भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, पर उसका मतलब नहीं है मैं एंटी पाकिस्तान है, उसके कारण नहीं है। दूसरी बात ये है भैया, एवरीबडी सैल्यूट्स द राइजिंग सन। आपकी आप में ताकत है, आप में मिलिट्री ताकत है, आप में इकोनॉमिक ताकत है। तिवारी जी 2026 में बैठे हैं आप और हम, आप तो हमसे यंग हैं। 2047, 20 साल डाउन द लाइन, आप भी यहीं, हम भी यहीं। उस दिन भारत का GDP $35 ट्रिलियन होगा। पहला $1 ट्रिलियन आने में 65 साल लगे थे।
$35 ट्रिलियन। आपकी मिलिट्री फर्स्ट या नंबर 1 या नंबर 2 होगी। आपके पास 80 मिलियन यूथ है, 80 करोड़ का यूथ पॉपुलेशन है। आपकी मीन एज सबसे कम है, इनफैक्ट घट रही है। जब आपके पास ये, आपके पास लोहा सोना चांदी प्रकृति ने सब कुछ दिया आपको, और आपके पास एक जागृत सनातनी समाज है जो ये कहता है मैं आंख झुका के बात करूंगा ना आंख उठा के, बल्कि आंख से आंख मिला के बात करूंगा, तो ये भारत नया भारत है। ये भारत झांक चुका है। ये भारत अपने हक के लिए लड़ना जानता है। और दूसरी बात ये, आज ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खेल हो रहा है, पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, रमजान के महीने में मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, नहीं मारना चाहिए ना, मुझे भी दुख हुआ, नहीं करना चाहिए। अबे रमजान का तो वेट कर लेते। बहुत बुरा हुआ, मतलब वेरी बैड, सॉरी, पर कोई बात नहीं, अब इस्लाम में तो यही सब चलता ही रहता है। अब दूसरी बात ये बताइए, मैंने एक इसका एनालिसिस किया था, मैं कहा यार ये जो भी खेल हो रहा है ये ट्रंप ने काम किया। अब भाई परिकल्पना करो, आपके हाथ में कुछ डॉग बिस्किट है और आप एक जगह गए, वहां 25 आवारा कुत्ते घूम रहे, खाने पीने को कुछ नहीं। अगर आप क्या करोगे, थोड़े बिस्कुट फोड़ के फेंको, ऐसे फेंकोगे तो कुत्ते आपस में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे ना। ये डॉग बिस्किट तो ट्रंप ने फेंके थे ना। अब बोलोगे कैसे, लॉजिक क्या है? ट्रंप को था कि उसको अफगानिस्तान से अपना सेटलमेंट करना था। क्यों? जब अमेरिका निकला बाइडेन के अंडर अफगानिस्तान में, अमेरिका के काफी लोग मारे गए, काफी हथियार छोड़ना पड़े, बहुत बदउलटी। ट्रंप कहता था हमने $1 ट्रिलियन यहाँ लगाया, 20 साल लगाए, हजारों लोग मरे, हमें कुछ मिला नहीं, जो मैं सहमत हूं, आपको कुछ मिला नहीं, ठीक है। अब जब ट्रंप वहां से निकला, उसने एक सस्ता घटिया थर्ड रेट जहादी ढूंढा, मुल्ला मुनीर। बोला बेटा इधर आ। बोला मेरे को 2 काम करने, एक अफगानिस्तान से मुझे बगराम बेस चाहिए। तो बोला मालिक बगराम क्यों चाहिए? था वहां से चाइना का एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहां 700 किलोमीटर दूर है, जहां चाइना का मेन न्यूक्लियर, मुझे वहां पहुंचना है। करा जिना बगराम ला देंगे। तो इसने क्या किया, इसने नॉर्दर्न अलायंस से बात शुरू की, तालिबानियों से इनकी लग गई। पहले इनकी तहरीक तालिबान से थोड़ा बहुत लगती थी, पर मेन तालिबान से लग गई, युद्ध शुरू हो गया। ठीक है जी, ये अमेरिका के बगराम वाला कीड़ा है जिसने ये युद्ध शुरू किया, सीधी सी बात है। यहाँ इसने उसको बोला भाई मुझे ईरान को ठोकना तो तू अपना एयरबेस, अपना पानी, जमीन, रनवेज मुझे दे दे। जब अफगानियों ने लास्ट टाइम बोला जनाब ऐसा है, आप हमें लिख के दो, आपकी जमीन वमीन हमारे अगेंस्ट यूज नहीं होगी, इसने माना? इसने बोला नहीं 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 नहीं, ये हम तो कैसे दे दे। फिर अमेरिका ने कहा हमारा इनके साथ एग्रीमेंट है। ठीक है जी। जो भी आज तक मारा गया, किसने मरवाया? पाकिस्तान ने। पैसे किसने लिए? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तो ऐसा है ना, कह रहा आ जाओ मेरे पास आ जाओ, फिर जो हाईएस्ट कीमत होती है बकरे को बेच देता है। ये पाकिस्तान की फितरत है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, आज ट्रंप से पूछा गया जब ये लड़ाई हो रही, बोला भाई साहब ये लड़ाई वड़ाई हो रही तो क्या हो रहा? ट्रंप ने कहा पाकिस्तान का तो बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा फील्ड मार्शल है, और भाई पाकिस्तान हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। क्यों? सीधी सी बात आपको बताओ डायरेक्ट हिंदी में, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता अहमद मरे या मोहम्मद मरे, अफगानी मरे या पाकिस्तानी मरे, ट्रंप के बाप का क्या जाता है। ट्रंप ने अगर अफगानिस्तानी मरे तो मेरा बदला पूरा हो गया जो तुमने हमारे साथ जाते जाते किया। पाकिस्तानी मरे, तुम्हें तो जहाद के पैसे दिए थे बेटा, मर गए तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ ना मेरा सिपाही ना मरे, मैं तो ये चाहता हूँ मेरा सिपाही गंदी मौत ना मरे, उसके लिए तुम्हारे सिपाही है, जाओ मरो, तुम मरो, ये मरो, वो मरे। वो कह रहा मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, जब लड़ाई बहुत बढ़ेगी तब इंटरवीन करूंगा। यानी कि अगर पाकिस्तान मेरा बदला कुछ डॉलर लेके दे कर रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक हरक्यूलिस को अगर आप अमेरिका से उड़ाओ, घंटे का $35,000 का खर्चा है टोटल। अगर वो 10 घंटे उड़ता वापस आता $6 लाख लगते, इतने में तो पूरा 1 महीने का जहाज हो जाता है। तो वो क्यों, काहे को अमेरिका पैसे लगाए? अमेरिका ने यही तो किया, आपस में लड़ रहे हैं, बिड़ रहे हैं, और कह रहे थे इंशाल्लाह कश्मीर फतह करेंगे। कश्मीर तो दूर की बात है, आज आपस में लड़ रहे हैं, बिड़ रहे हैं। और आज देखिए ईरान अपना जाके मिसाइलें फोड़ रहा है दुबई के ऊपर, दुबई के होटलों पर अटैक कर रहा है। तो वैसे रमजान का महीना चल रहा है, करना नहीं चाहिए था, पर फिर भी कर रहे हैं। तो ये आप खेल समझिए। एक टाइम ऐसा था अभिषेक भाई, लास्ट टाइम बाइडेन एक बार मिडिल ईस्ट गया और उसके साथ एंथनी ब्लिंकन था। एंथनी ब्लिंकन का एक दिन मैंने फोटो देखा तो उसके ब्लड प्रूफ जैकेट लगी थी। मैंने कहा यार अगर एंथनी ब्लिंकन की ब्लड प्रूफ जैकेट लगी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, तो आप और हम तो कोई गिनती में नहीं है। तो आपने इतना पैसा लगाया मिडिल ईस्ट में, आपको विश्वास नहीं उन पे? बाइडेन गया, कोई उससे मिलने नहीं आया, वो बैठा रहा, कोई 2 दिन तक मिलने नहीं आया। आज ट्रंप ने सबकी लाइन लगा दी बॉस, सबको लाइन में लगा दिया। एक मुसलमान कंट्री की औकात है मुंह खोले, और वही ट्रंप अल उदैद एयरबेस कहते हैं बड़ा एयरबेस है, 25 एकड़ पे है जी कतर में। ठीक है जी। ट्रंप ने पीछे का पीस बोर्ड की मीटिंग में 350 एकड़ का एयरबेस बनाऊंगा गाजा के अंदर, गाजा के अंदर 350 एकड़ का एयरबेस, और वहां सबमरीन भी होगा, जहाज भी होगा, सब होगा, और 5000 अमेरिकन वहां रहेंगे। सब मुसलमान कंट्रियों ने अंगूठा लगाया ऐसे, किसी की औकात है मुंह खोलने की?
तो भाई जब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा, जब अमेरिका एक सुपर पावर है वैसे बिहेव कर रहा, भारत भी तो सुपर पावर है, भारत भी तो ऐसे बिहेव करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये भारत वही रहेगा, डरा हुआ भारत, सहमा हुआ भारत, ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम अफगान, और हम देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी आपके महीने में बदल है कहाँ से? दुबई यूएई तो निकल लिए, बोले हमको कोई मतलब नहीं, ये इजराइल और ये अपना देखे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हम तो है ही नहीं भाई। मतलब 56 में से कम 30 तो इनके साथ खड़े हो जाते सर। पिछली बार जैसी सिचुएशन तो बनती, वो तो बनने ही नहीं दे रहा यूएस। बोला अरे जिसको साहब, हमारे साथ रहना है हमारे साथ खड़े हो जाओ, उनका छोड़ दो। अब साहब जब आपके दो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो, जब दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री खड़ी हो, और जो इजराइल खड़ा हो जो 30 साल बाद भी आपको छाट छाट के निपटा देगा, किसकी हिम्मत है खड़े होने की? देखो कहने की बातें हैं, एक 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 मुसलमान 100 काफिरों के बराबर है, 1000 काफिरों के बराबर है, पर जब जब औकात दिखाने का समय आता सब तो भाग गए ना। मैं तो एक चीज कहता हूँ, इजराइल ने गाजा में जो किया वो किया। पूरे 57 ममालिक की औकात है कि बिना यहूदियों के पूछे हुए पानी की बोतल अंदर डेल देते। अरे ये हमारे पाकिस्तान के सुरमा, इस्लाम के पहरेदार, क्या कहते हैं इसको, इस्लाम का सिपह सालार मुल्ला मुनीर, ये पहुंच जाता वहां, ये लड़ता यहूदियों से। यहूदियों के नाम से इनकी पेंट गीली हो जाती है। ये अमेरिका से इतने नहीं डरते अभिषेक भाई, क्योंकि मैं दुनिया भर घूमा हूं, तो मैं तो 80 से ज्यादा कंट्री घूमा हूं, कई बार मल्टीपल पॉइंट। मैं आपको कह रहा हूं, ये अमेरिका से इतने डरते जितने इसराइल से डरते। जब इसराइल और अमेरिका साथ आए, पीछे नेटो है, पीछे यूरोप है, और आज देखिए रशिया ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चाइना की औकात नहीं सामने आके लड़े। भारत ने इसराइल को सपोर्ट करना था, कर दिया। भारत वेनेजुएला हुआ, भारत ने कुछ नहीं बोला। ईरान हुआ, मैंने बोला भारत को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अफगानिस्तान में अगर हालत खराब हुई तो ह्यूमैनिटेरियन एड भेज दीजिए, इतना हमारा दायित्व बनता है। बाकी इसके अलावा हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें अपना राष्ट्र देखना है साहब, हमें 35 ट्रिलियन पे जाना, हमें अपने आने वाले जनरेशनों को सुरक्षित करना। सुरक्षित तभी कर पाओगे जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, जब आपकी सेना मजबूत होगी। सेना को मजबूत करने के लिए इकोनॉमी का मजबूत होना जरूरी है। दुनिया को भारत की जरूरत होनी चाहिए, दुनिया भारत के बिना नहीं चलनी चाहिए। वो मोदी का विजन है, और जो मोदी जी अब खुल के खेल रहे हैं, इनको ये मोदी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। इनको समझ नहीं आता मोदी करेंगे क्या। इन्हें लगा लास्ट टाइम वहां यूक्रेन गए थे, वहां तो उन्होंने बोल दिया जी पीस करो, यहाँ भी पीस की बात करेंगे। मैंने कई टीवी चैनल्स पे बोला, मैं कहा यहाँ कोई पीस की बात नहीं करेंगे मोदी जी, यहाँ पीस हो नहीं सकती। क्योंकि खड़े हो वहां, देखिए वहां अनफॉर्चुनेटली क्या था, ये क्रिश्चियन भाई एक दूसरे को मार रहे हैं बेवकूफों की तरह। इन्हें समझ नहीं आ रहा यार लड़ाई कहाँ है। लड़ाई तो अब हो रही है ना। लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो विचार की है। लड़ाई किसके, ईरान किस लिए लड़ रहे? एक विचार ही तो है उनके दिमाग में जिसके लिए लड़ रहा है। अमेरिका अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को बचा रहा है। भारत ने अपना साइड ले लिया। अब जिसको तकलीफ है, भाई पूरी दुनिया खुली है, कहीं के भी सिटीजनशिप ले ले, कहीं भी जाकर रहे। वैसे एक नया कंट्री बनी सोमालीलैंड, जिसको इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया। वो तो कह रहे हैं आ जाओ, हमें आबादी की जरूरत, आपको एकड़ एकड़ जगह दे देंगे, फार्म हाउस दे देंगे, सब दे देंगे। वैसे भी देखिए बहुत शानदार मुसलमान मुल्क है, जैसे कि सोमालिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, वहां जो है ना वो अफगानिस्तान, मतलब शानदार मुल्क है, इतना ब्यूटीफुल है, इतने मतलब आप सुबह आप देखो कि पोल्यूशन का मतलब तिनका नहीं वहां पे। तो आप वहां जाके रहिए, यहाँ भारत को अपने हाल पे छोड़िए। यहाँ वो होगा जो भारत और सनातनियों के हित में होगा। इस चीज को जितना जल्दी ये लोग समझे, अंग्रेजी लिखने से या आरआर करने से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। आरआर करो या अंग्रेजी लिखो, या चैट जीपीटी से पूछ के अच्छी अंग्रेजी लिखो, कुछ नहीं बदलने वाला भैया। अपनी जो ये टाइम है इसको बचाओ। भारत निकल चुका। आज की औकात अमेरिका की, रशिया की, चाइना की नहीं है कि भारत को रोक सके, भारत का फैसला बदल सके। क्या मोदी को अमेरिका झुका पाया? नहीं झुका पाया। चाइना झुका पाया? नहीं झुका। कौन झुका पाया? मोदी। आज आप समझो तो आपको क्या लगता है, आपकी इतनी औकात हो गई कि आप एक ट्वीट कर दोगे, आप एक बयान दे दोगे, मोदी झुक जाएगा? मतलब नहीं, फिर तो यू हैव समथिंग रॉन्ग हियर। आपको फिर अपने एक अच्छी तरह से जांच करानी चाहिए, और तुरंत करानी चाहिए। क्योंकि भाई अगर ये रोज बढ़ गया तो भाई अपना पीएम बना लो। इतना बूता है, इतना प्रोपेगेंडा करते हो, अपना पीएम राहुल गांधी बना लो, भेजते रहना, खेलते रहना फिलिस्तीन जब तक नहीं है। भाई देखिए तिवारी जी, राहुल गांधी का तो अब 2087 के बाद है। अगर आप और हम, और अगर हम आपकी और हमारी उम्र 500 साल हो जाए राहुल गांधी जी के भी, तो 2087 के बाद बात करेंगे। फिलहाल तो मुश्किल है। अभी तो युवा नेता है, मैच्योर हो रहे हैं। नहीं, आपसे छोटे वैसे उम्र में, वो आपको गलत है। आप उनसे बड़े हैं, आपसे छोटे उम्र में। वो तो सर्टिफिकेट गलत डल गया था, वैसे आपसे छोटे उम्र में।
वो बिल्कुल युवा नेता है और उनके लिए तो पूरा, देखिए आज दुनिया की परिस्थिति बदल गई है, दुनिया बदल गई है और बदलती दुनिया का जो ट्रेंड है वो मोदी जी समझते हैं और उन्होंने वही किया जिससे पूरी सनातनियों का छाती गर्व से चौड़ी हो गई। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं और आज बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को भाई बोला और भाई होने का फर्ज हमने निभाया और निभाते रहेंगे और इजराइल ने भी हमेशा निभाया, रशिया ने भी हमेशा निभाया है। भैया ये सभ्यता की लड़ाई है, अगर मैं सीधे सीधा कहूँ, पाकिस्तान से भी किसकी लड़ाई है? सभ्यता की लड़ाई है। वो ये कश्मीर वश्मीर तो भाना, कश्मीर तो केरला मांग लेंगे कल को। यहाँ जमीन की बात नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई है, गजवा हिंद करना है भाई। यहाँ काफिरों को मुसलमान बनाना, दारुल इस्लाम बनाना है। पाकिस्तान को क्यों बनाया गया था? पाकिस्तान को बनाया गया था ईस्टर्न फ्लैंक और मदीना, इस क्षेत्र को इस्लामाइज करना है, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था। और ईरान का भी कहीं ना कहीं दोनों का ऑब्जेक्टिव तो वो कयामत वाला ही है ना, कयामत के दिन के लिए ये चाहिए, उसको कयामत के दिन के लिए वो चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं एक रिलीजियस फतूर है, एक रिलीजियस लड़ाई है और ये जो ऐसे लोग होते हैं खमेनी जैसे, इनको एक ही भाषा समझ आती है। देखो ये जिंदगी भर मरने काटने की बात करते हैं, अब फिर वही मिलिट्री वाली ही भाषा इन्हें समझ आती, नेगोशिएशन वेगोशिएशन इन्हें कुछ समझ नहीं आती। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा जी, भारत जितना बढ़ेगा मिलिटरीली इकोनॉमिकली, सर आपके अगेंस्ट मुंह खोलने की औकात भी किसी की दुनिया में नहीं बचेगी। करना तो दूर की बात है, मुंह खोलने की औकात नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूं भारत की सेना इतनी विशाल हो कि दुश्मनों के दिल उनके सीने में ही धड़कना बंद कर दे, मात्र भारत पे अटैक करने का सोचने से, कि आपका दिल छाती में धड़कना बंद हो जाए। इतनी मजबूत हो भारत की सीमा और भारत की सेना, और उस पर काम करना है। और भाई समझ नहीं आता, दुनिया बहुत बड़ी है, अफगानिस्तान में इन्विटेशन है, सोमालीलैंड खाली है और ये आपका रवांडा जैसे बेहतरीन मुल्क है और बहुत में ऑप्शन है, बहुत मिल सकते हैं और आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हैं आप। और ये अगर आप सोचते हो कि सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू जजिया देगा, हिंदू के दिमाग को आप बांध दोगे, हिंदू पे भेड़िया डाल दोगे, वो समय नहीं रहा सर, वो समय निकल चुका है। लग रहा है कि बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन भी है कि हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर में ही बैठा हुआ है। हम स्ट्रांग हो गए तो नीचे वाले अंदर वाले तो चीजें ठीक कर लेंगे हम। बाहर वालों के आश्रय पे तो अंदर वाले भी फुदकते हैं सर, बाहर वालों के आश्रय पे अंदर वाले भी फुदकते हैं। तो मतलब ठीक है, आप बाहर स्ट्रांग कीजिए, देश को मजबूत कीजिए। और भारत सोने की चिड़िया था और भारत सोने की चिड़िया फिर बनने वाला है, ये स्वर्णिम श्रृंखला है। और तिवारी जी एक बात बताऊं जाते जाते, ये जो आने वाले 20 सालों में हम देखेंगे ना, ये आपकी और हमारी जनरेशन देखेगी ना, ये पहले कभी हुआ है ना ये फिर कभी होगा। क्योंकि पहला ट्रिलियन आने में 65 साल, अभी मोदी जी जब आए थे 1.8 1.9 ट्रिलियन था, 4.3 ट्रिलियन है, 11 साल लगे 12। अगले 20 सालों में 30 ट्रिलियन का एडिशन, 30 ट्रिलियन का एडिशन। आप सोचिए क्या बता रहा हूं मैं, कितनी संपन्नता की बात कर रहा हूं, कितनी प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूं और कितनी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं। ये है भारत, ये है मोदी का विजन। पर एक बात याद रखिएगा, अगर संपन्नता आपके पास हो, आपके पास उतनी ही बड़ी और विशाल भैरव की कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि भैरव क्षेत्रपाल है। नहीं तो गजनी और गौरी आते रहेंगे, ले जाते रहेंगे। बट ये भारत सीख चुका है, अब गजनी घोरी अब्दुल अली ये जितने भी थे, इनके दिल पत्थर के हो जाएंगे मात्र सोच के कि भारत पे हमला करना है, भारत की संपन्नता को लूटना है। वो अब संभव नहीं है। और इस सोच पे जो भारत चल रहा है, इसीलिए हमारे कुछ मित्रों के दिल में, कुछ मित्रों के खून में ये हिंदू ईर्ष्या तेजाब बन के चल रही है और उनको बहुत जलन दे रही है। कोई फिर भग देता है, कोई कुछ ट्वीट कर देता है, बट क्या करें, ये कुछ दर्द ही ऐसा है जिसपे हमें इनको कहना चाहिए कि भाई पेन किलर लो, डॉक्टरी इलाज कराओ और अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखो। भारत को आप रोक नहीं पाओगे। चलते चलते दर्शकों, ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के एक पायलट थे, इनको अफगानियों ने पकड़ लिया है। अब तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ भैया हमारा प्लेन गिर गया था। तो ये चलते चलते एक टेक था कि आप देख लो यार, ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी पूछ रहे थे कितने गिरे, आप पूछ लो यार, देख लो, आप ही के मुल्क के हैं, देख लो, बातचीत भी आपके ठीक ठाक है। दर्शकों एक निवेदन है, सुमित सर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करना है। इनके चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी प्रकार से हम गिलहरियों का सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सुमित सर शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। द अभिषेक तिवारी शो और सुमित सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। जी, मेरी चैनल का नाम है भारत विचार बाय सुमित पीर और भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर। सब्सक्राइब करिएगा जरूर। बाकी तिवारी जी और हम प्रयास में लगे हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे और हम इन शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। श्री राम।